आरबीआई की एक रिसर्च यूनिट होती है। आरबीआई का एक बुलेटिन आता है। 18 अगस्त को आरबीआई का एक बुलेटिन आया, वो रिसर्च रिपोर्ट उसमें प्रकाशित हुई और उसमें साफ तौर से कहा गया कि ये जो अंधाधुंध सरकारी बैंकों के निजीकरण का प्रयास चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, उसके बहुत ज्यादा नुकसान होंगे, बहुत उसके दुष्परिणाम होंगे। कल सुबह 11:07 पर 19 अगस्त को जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन श्री जयराम रमेश जी ने इस पर एक ट्वीट भी किया और उन्होंने बताया कि कैसे 27 सरकारी बैंक अब सिर्फ 12 बन चुके हैं और ये जो बेचे जाओ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ये औरों को बेचना चाहती है, किसी की नहीं तो आरबीआई की तो सुन लीजिए, जो कि बैंकिंग रेगुलेटर है, एक स्वतंत्र बहुत रिस्पेक्टेबल संस्था है। लेकिन जबरदस्त दुख और खेद के साथ पहले तो यह बताना पड़ता है कि उनकी इस ट्वीट पर भाजपा के गुर्गों ने जरूर आक्रमण किया, फेक न्यूज के सरगनाओं ने उस पर बोला, लेकिन कल रात होते होते आरबीआई जैसी संस्था को यू टर्न करना पड़ा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया had to be a reverse Bank of India to disown a report put out by its own research department. उन्होंने इससे किनारा काटते हुए, कन्नी काटते हुए कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और फिर उन्होंने एक अपॉलोजेटिक सी प्रेस रिलीज कल रात को निकाली। यह सरकार के दबाव के कारण हो रहा है और यह पहली बार नहीं है कि आरबीआई को सरकार के दबाव को झेलना पड़ रहा है और उस दबाव के दुष्परिणाम नोटबंदी, याद रखिएगा, सबसे बड़ा है। आरबीआई कभी नहीं चाहता था नोटबंदी हो, सरकार ने नोटबंदी इस देश पर थोपी, आरबीआई के लाख रेजिस्टेंस के बावजूद, और परिणाम सबके सामने है। आज भी हम नोटबंदी के कुप्रभाव से उभर नहीं पाए हैं और फिर से एक बार दबाव डाला गया आरबीआई जैसी संस्था पर, जिसको यू टर्न लेना पड़ा अपनी ही रिसर्च रिपोर्ट पर। यह रिसर्च रिपोर्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनका कहना है अ बिग बैंक अप्रोच ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स मे डू मोर हार्म देन गुड। यह सरकार को तो चेतावनी थी ही, एक एनसीएआर की एक रिपोर्ट आई थी जिसको सरकार बहुत मानती है, सरकार के चुने हुए इकोनॉमिस्ट उसमें, जिन्होंने कहा था एसबीआई को छोड़ के, भारतीय स्टेट बैंक को छोड़ के सब बेच डालिए, इस बेचे जाओ पार्टी को और बता रहे हैं क्या क्या बेच दीजिए। अब दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात यह है कि ये जो पूरी प्रेस वार्ता थी हम करना चाहते थे रिसर्च रिपोर्ट पर, लेकिन अब खेद प्रकट करते हुए हमें यह पूछना पड़ेगा कि आरबीआई पर दबाव क्यों बनाना पड़ा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया क्यों बनना पड़ा, यह पूछना पड़ेगा। यह विडंबना कहूं, दुख कहूं, दुर्भाग्य कहूं कि जो आरबीआई कहता था कि बैंक नेशनलाइजेशन 1947 के बाद आजाद भारत में एक सबसे अहम डिसीजन है, आज वही आरबीआई अपनी ही रिसर्च रिपोर्ट को से किनारा कर रहा है। तो रिसर्चर आरबीआई के हैं लेकिन रिपोर्ट आरबीआई की नहीं है। ये नई दिल्ली से संचालित जब चीजें होती हैं तो उसका परिणाम है। खैर, इस रिपोर्ट ने जो बातें कही हैं वो सार्वजनिक रूप से बतानी जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 27 सरकारी बैंक घटकर 12 हो चुके हैं और उसका परिणाम देश भुगतेगा। सरकारी बैंकों का क्या काम है? यह रिपोर्ट बिल्कुल साफ तौर से कहती है कि इफेक्टिवनेस, एफिकेसी, एफिशिएंसी के तौर पर अगर आपको सरकारी बैंकों को आंकना है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि सरकारी बैंक सिर्फ लाभ कमाने के लिए नहीं है, वो एजेंट्स ऑफ चेंज हैं, एजेंट्स ऑफ ग्रोथ हैं, एजेंट्स ऑफ डेवलपमेंट हैं। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग पहुंचाने का काम सरकारी बैंकों ने किया है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जहां से प्राइवेट बैंक किनारा करते हैं, दूर भागते हैं, वो सरकारी बैंकों ने किया है। खेतिहर, मजदूर, किसानों सबको ऋण पहुंचाने का काम सरकारी बैंकों ने किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग का काम सरकारी बैंक करते हैं। और उसके बाद अगर सरकारी बैंकों की भूमिका पर सवाल उठाया जाता है तो यह रिसर्च रिपोर्ट ही सच बता रही है
जो हम काफी टाइम से कह रहे हैं। सरकारी बैंक ने फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है इस रिपोर्ट के मुताबिक। इस रिपोर्ट में एक बहुत बढ़िया तथ्य, और ये हम आपके साथ साझा करेंगे सारे ग्राफिक्स और जो इस रिपोर्ट के आकलन है। इस रिपोर्ट का कहना है कि एफिशिएंसी, दक्षता के तौर पे अगर आपको देखना है तो जो मूल्य सरकारी बैंकों का है, जो सेवाएं सरकारी बैंक देता है, जो आउटपुट सरकारी बैंक करता है, वो वहां पर मिलने वाले वेतन से कई गुना ज्यादा है। तो इवन ऑन कॉस्ट इफेक्टिवनेस सरकारी बैंक अपने प्राइवेट काउंटर पार्ट से बेटर है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग का काम सरकारी बैंक करते हैं। 40% इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग का जो गोल होता है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का गोल होता है, प्राइवेट बैंकों को भी मीट करना पड़ता है। इस मिथक को तोड़ने का काम यह रिपोर्ट करती है। यह रिपोर्ट कहती है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्चुअली अपना वो मानक अचीव नहीं कर पाते हैं, वो पीएसएल सर्टिफिकेट से अचीव करते हैं। और अगर आपकी परमिशन हो तो 30 सेकंड में मैं पीएसएल आम दर्शक के लिए, आम रीडर के लिए, आम जनता के लिए बताना जरूरी है। एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके पास बहुत सारे प्रायोरिटी सेक्टर लोन है, और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसके पास प्रायोरिटी सेक्टर लोन कम है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के सर्टिफिकेट इशू करता है एक फीस लेकर प्राइवेट सेक्टर बैंक को। वो लोन अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक का है, लेकिन वो सर्टिफिकेट होने से 40% का मानक, जो एक मिथक है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक अचीव कर लेता है। तो चाहे किसान हो, चाहे आम जनता हो, चाहे गरीब हो, लोअर मिडिल क्लास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो, सबको लेंडिंग करने का काम सरकारी बैंक कर रहे हैं, जिनको सरकार बंद कर देना चाहती है। यह रिपोर्ट आगे कहती है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान प्राइवेट सेक्टर बैंक से पैसा निकालकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डाला गया, और यह कहती है कि इफ स्ट्रॉन्गर पीएसबीज हैड नॉट एग्जिस्टेड, अगर मजबूत सरकारी बैंक ना होते तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का जो इंपैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, वो हमारी अर्थव्यवस्था पर और हमारे बैंकिंग क्षेत्र पर बहुत जबरदस्त होता। यहां पर इंदिरा जी को मैं याद करूंगी, और सिर्फ इसलिए नहीं याद करूंगी क्योंकि वो एक बहुत ही दूरदर्शी नेता थी, पर इसलिए याद करूंगी क्योंकि उन्होंने बैंकिंग की मोनोपोली को तोड़ने की हिम्मत दिखाई थी। उन्होंने बैंकिंग, जब बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो उसका सोल एम था कि कुछ लोगों के हाथ से पैसा निकालकर गरीब, गुर्बत, किसान, खेतीहर, मजदूर तक पहुंचाया जाए। पहले लेंडिंग सिर्फ सेलेक्ट बिजनेस हाउसेस को और कुछ ही लोगों को होती थी। बैंक नेशनलाइजेशन के बाद लेंडिंग और बैंकिंग का जो काम है वो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचा, और इसीलिए एक जमाने में आरबीआई कहता था कि 1947 के बाद, आजादी के बाद, आजाद हिंदुस्तान में बैंक राष्ट्रीयकरण एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आज उसी आरबीआई को सरकार के दबाव में अपने रिसर्चर की रिपोर्ट को से किनारा करना पड़ रहा है। एक और बात, और ये अंतिम बात है जो हम कहना चाहते हैं, एक ये मिथ फैलाया जाता है, सरकार के कुछ इकोनॉमिस्ट बैठ जाएंगे, अधकचरे ज्ञान वाले प्रवक्ता आ जाएंगे, मंत्रियों की तो क्या ही बात की जाए, जो कहेंगे कि भाई इतना पैसा डालना पड़ता है, टैक्स पेयर्स मनी सरकारी बैंकों में। आपकी जानकारी के लिए बताना जरूरी है, और यह रिपोर्ट कहती है कि जो पैसा सरकार सरकारी बैंकों के कैपिटल इन्फ्यूजन में डालती है, सरकारी बैंकों ने पिछले कई सालों में, पिछले 14 सालों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसका 4 गुना दिया है। तो जो टैक्स पेयर्स मनी के नाम से एक बबल फैलाया जाता है, उसको बर्स्ट करने का काम भी ये रिपोर्ट कर रही है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो 4 गुना होता है सरकार ने जो पैसा डाला है उसके। तो टैक्स पेयर्स मनी इज एक्चुअली बीइंग पुट टू गुड यूज। लेकिन जो एनपीए राइट ऑफ किए जा रहे हैं और उसके बारे में जो एक मिथक फैलाया जाता है, वहां पर टैक्स पेयर्स मनी जा रहा है। हमारी सरकार से 3 बड़ी डिमांड है और इस मंच से ये डिमांड करते हैं। हमारी पहली डिमांड है कि बिना विलंब किए, क्योंकि कभी सरकार कहती है 27 से 12 बैंक हो गए, फिर सरकार कहती है विंटर सेशन में एक कानून आने वाला था कि हम अपनी ओनरशिप हर बैंक में खत्म कर देंगे,
फिर पता चलता है नहीं नहीं जी 2 बिकेंगे। तो सरकार एक व्हाइट पेपर इस देश के सामने लाए, व्हाइट पेपर पे वो बताए कि उनकी एक्चुअली बैंक राष्ट्रीयकरण की मंशा क्या है। आप बैंक राष्ट्रीयकरण जो हुआ था उसका जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इस पर आपकी मंशा क्या है? दैट्स द फर्स्ट डिमांड। वी वांट अ व्हाइट पेपर एज फार एज प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज कंसर्न। हमारी दूसरी डिमांड, और ये इस मंच से हमारे नेताओं ने अनेकों बार कहा है, ये जो संस्थाओं को भयभीत करने का, संस्थाओं पर दबाव बनाने का काम किया जाता है, ये बंद होना चाहिए। आरबीआई एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल संस्था है, इट इज ऑटोनमस, इट इज इंडिपेंडेंट, लेट इट डू इट्स जॉब। आप आरबीआई के ऊपर दबाव क्यों बना रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर आरबीआई को उस रिपोर्ट से किनारा करना पड़ा, उस रिपोर्ट को, अपनी ही रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को डिसोन करना पड़ा? तो संस्थाओं पर दबाव बनाना बंद करिए, ये हमारी दूसरी डिमांड है। और हमारी तीसरी डिमांड ये है कि ये जो रेकलेस प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, ये भी बेच डालो, वो भी बेच डालो, बनाया कुछ नहीं 8 सालों में। 70 सालों का जो हिसाब मांगते थे वो बेच वो ही रहे हैं जो 70 सालों में बना था। तो ये जो बेचे जाओ पार्टी है, थोड़ा ठहरे, थमे और सोचे कि इस रेकलेस प्राइवेटाइजेशन के परिणाम क्या होने वाले हैं, लोगों की नौकरियों पर, लोगों की आय पर, सरकारी संस्थाओं पर इसके क्या परिणाम होने वाले हैं, सोचे और उसके बाद उस पर भी एक व्हाइट पेपर प्रस्तुत करें। आई विल very briefly make a statement in English. There's an RBI research unit report that has red flagged reckless privatization of banks, government banks. It says that public sector banks have played a crucial role as far as financial inclusion is concerned, and any bing bang approach to privatize them, which this government wants to do, is going to have more harm than good. This is also in response to an NCAR study which says you sell every other bank other than SBI. What is, however, unfortunate is that this report came on the 18th of August. General Secretary Communication, Rajya Sabha MP Shri Jairam Ramesh ji tweeted about it at 11:07 in the morning on the 19th of August. The BJP as usual kept attacking it, but late at night, the RBI was forced to do a U-turn and disown the same report prepared by its own research unit. What prompted the RBI to do so is a big question, and a question that we will consistently raise, because this cannot happen without the government's interference. Why did the Reserve Bank of India be forced to become the reverse Bank of India? From Make in India, the BJP is down to Sell in India. But the research report puts out some very interesting facts. 27 banks have now been reduced to 12. It says the role of financial inclusion, priority sector lending, infrastructure lending, taking banking to the far-flung areas of India has been done by the public sector banks. It says public sector banks are far more cost-effective than private sector banks. Their wages are lower, but their output is more. It goes on to talk about infrastructure lending done by public sector banks. It also breaks the myth that private sector banks achieve their priority sector lending target through priority sector lending certificates, which is nothing but a certificate issued at a price of a fee by the public sector banks, even though the loan remains with them. So they skirt the real lending. The real lending never really happens. It talks about the global financial crisis and how our strong public sector banks ring-fenced the economy and the banking sector. It also talks about how market imperfections are actually addressed by public sector banks. It talks about how bank nationalization distorted those market imperfections. It broke the monopoly of a few money lenders, took it to the far-flung areas, took it to lower middle class, the poor, the farmer. I also want to just make a very, very brief point on this whole bogey about taxpayers' money going into public sector banks. The report clearly states public sector banks in recent times have given 4 times the operating profit of the money infused in them. So taxpayers' money is actually getting good return when it's invested in public sector banks. It's the NPAs which are being caused by this government and the write-offs which have resulted in a bigger mess. There are only 3 demands that we have from this platform.
the Modi government must lay out a white paper as far as privatization, the reckless privatization of public sector banks is concerned. It must also state that why did RBI have to do a U-turn and disown its own report? This cannot happen without pressure from New Delhi, which is only obsessed with headline management. And last but not the least, it is time for the Modi government to pause, ponder and assess and make a public declaration on what does it aim to achieve through reckless privatization, one sector after the other. That's what you've reduced the Indian economy to. Thank you. Happy to take your questions. आरबीआई इस पे सुओ मोटो पे पहले मुझे नहीं लगता सरकार ने ये मुद्दा छीना है। मुझे ये लगता है कि ये दिखाता है और लोगों को समझ में आना चाहिए कि इस सरकार में काम कैसे होता है। इस सरकार में काम करने का तरीका ये खुद मत करो, अगर कोई चेतावनी दे रहा है तो उसके ऊपर दबाव बनाकर यू टर्न करा दो। आरबीआई जैसी संस्था को अगर अपने ही रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को कहना पड़ रहा है ये हमारा स्टैंड नहीं है, ये रिसर्चर्स का स्टैंड है, ये बहुत सोचने लायक बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई को जो यू टर्न लेना पड़ा है, आरबीआई को जो डिसोन करनी पड़ी है अपनी रिपोर्ट, वो सरकार की खोटी नीयत को कहीं बयां करती है। वो ये दिखाती है कि जो भी सरकार को आईना दिखाएगा उसके साथ ये सरकार दबाव से पेश आएगी। लेकिन इतिहास गवाह है, और बहुत पुराना इतिहास नहीं, 2016 का इतिहास गवाह है कि जब आपने आरबीआई जैसी संस्था पर दबाव बनाकर उनकी इच्छा के विरुद्ध नोटबंदी करी, उसका खामियाजा 6 साल बाद भी हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे एमएसएमईज, हमारे लोग, हमारे देश के बेरोजगार युवा आज तक झेल रहे हैं। आपके दबाव का परिणाम बड़ा, उसका कुप्रभाव बहुत अभी तक बोल रहा है। नहीं, अगर सुओ मोटो पे है तो, इस पे है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो व्हाट इज योर इशू? आई वांट टू स्टिक टू दिस। We'll take it from off the stage. Thank you. That's all that we wanted to say. It's important to please highlight how this government interferes with agencies. जब हमारे नेता, चाहे वो राहुल जी हो या कोई भी और हो, जब संस्थाओं को डराने, धमकाने, संस्थाओं पर दबाव बनाने की बात करती है, तो याद रखिएगा हम सिर्फ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की नहीं, हम आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस की, जिनकी ग्लोबल साख है, उसके साथ ये सरकार क्या करती है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है।